एसएससी के छात्र सड़कों पर हैं और इस बार उनका साथ देने के लिए टीचर्स भी मैदान पर हैं। इस वक्त मेरे साथ अभिनय सर हैं। सर को आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वायरल होते देखा है। अभी जब एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी सर वायरल थे। सर पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि वो वाक़या क्या हुआ था जब आप पुलिस वाले से आपने पूछा कि उन्होंने पूछा कि आपने वर्दी पहनी है, जब आपको डिटेन कर रहे थे, क्या हुआ था सर वहाँ पर? कुछ भी नहीं, ये था कि 4-5 टीचर्स को उन्होंने कहा कि आप 4 टीचर्स जाके डीओपीटी मिनिस्टर से हम मिलवाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मिलवा दीजिए। तो वो ना बहुत परेशान से हो रहे थे। तो मैंने कहा आप इतना डर क्यों रहे, परेशान मत होइए नॉर्मली, क्योंकि हम लोग तो टीचर हैं। आप कह देंगे कि नहीं जी आप अभी चले जाइए, 4 घंटे बाद आइए, तो भी मान लेंगे। इसीलिए तो बच्चों को नहीं बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये वर्दी पहनोगे तो पता चलेगा। बोला यानी कि वर्दी में इतना डर होता है क्या, इतना डरा के रखा जा रहा है क्या? तो क्या आपने मजबूरी में वर्दी पहन रखी है? ये सवाल तो मैं आप कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा साहब मैंने ये वर्दी 2017 में पहन के उतार दी। तो मैंने उनको अपना आई कार्ड भी दिखाया कि मैं 2017 में गवर्नमेंट जॉब में था। और तो वो कहते हैं कि अगर मर्द होते तो पहने रहते। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि इंस्टेंट इंसान नहीं सोच पाता कि वो क्या बोल रहा है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को बड़े हंसते हुए टाला है, आप अगर देखेंगे। वरना मैं कुछ भी उसका जवाब दे सकता था, बट मैंने सोचा नहीं, हमारी लड़ाई देखिए पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के उस खराब सिस्टम से है जिसकी जड़ें इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब उनको उखाड़ फेंकने में बहुत एफर्ट लग रहा है। और हम नहीं चाहते कि जड़ें और बड़ी हो जाएं कि फिर इन्हें उखाड़ पाना संभव ही ना हो। तो हमारी लड़ाई उस सरकार के खराब सिस्टम से है, ना हमारी लड़ाई किसी सत्ता को हटाने से। हमारी लड़ाई सत्ता को जगाने से है, जिनको हमने अभी तक 12 साल दिए, वो वक्त दिया, वो भरोसा दिया, पूर्ण बहुमत दिया, जिन्होंने ये वादा दिया कि सबका साथ सबका विकास। मैं युवा कहाँ पीछे छूट गया, ये चिंता की बात है। तो हमारी लड़ाई उस चीज़ के लिए है। और ये एसएससी की बात आज इतनी खराबियां आ गई जो पूरा नेशनल मीडिया भी आप देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। बट ये लड़ाई मैं तो 7-8 साल से लड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम्स हमेशा से हैं। टीचर्स को बार बार आके कहना पड़ता है कि अब ये दिक्कत हो गई है, अब ये दिक्कत हो गई है। यानी इन लोगों का ऐसा लगता है कि प्रोसेस बना दिया है जिसमें सिर्फ छात्र घूम रहा है, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा। आपको किसी ना किसी एंगल से बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म भर गया तो आपका सेंटर इतनी दूर चला जाएगा कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच गए तो पता चलेगा पेपर कैंसिल हो गया। आपने एसएससी फेज में तो ऐसा भी देखा, एक लड़की सेंटर पे पहुंच जाती है, इंस्टेंट पता चलता है कि उसका सेंटर चेंज हो गया। तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं तो क्या है? आपने तो चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू लिया है। शायद मैं उस वक्त इंटरव्यू में होता तो चेयरमैन साहब जवाब नहीं दे पाते सारी बातों के, क्योंकि मैं इससे पहले उनसे 3-4 बार मिला हूँ। और जब इस बार गया तो वो मुझसे मिले नहीं, उनके डायरेक्टर मिले मुझसे, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते। जैसे अभी आप पहली बार इंटरव्यू लेके आए तो क्या होता है ना, सामने वाले आपको उतनी बातें नहीं पता है, तो सामने वाला आपको अपनी बातों में फंसा लेता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है एसएससी का एग्जाम। आप बताइए। वो कह रहे हैं एजेंसी पहली बार है। हमें एजेंसी से क्या मतलब है? मैंने एसएससी को पैसा दिया है, मैं सरकार से मेरी जवाबदेही है, आयोग से मेरी जवाबदेही है। उसके पीछे की एजेंसी क्या है इससे मुझे मतलब नहीं है। आज मोदी जी आके कहें कि देश की इकोनॉमी इसलिए खराब हो रही है कि जिन लोगों को हमने काम दे रखा है वो सही से काम नहीं कर रहे, ये कौन सी बात हुई? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं जब आईआईटी का एग्जाम दिया आज से 10 साल पहले, हमें पता नहीं होता था कौन सी एजेंसी ले रही है, हमें तो ये पता होता था सरकार ले रही है। आप बताओ, हम लोग तो मजबूर होकर घुसे इस चीज़ में कि एजेंसी की दिक्कत है। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी संस्थाएं खुद एग्जाम कराने में सक्षम हैं, बट वो जानबूझ के ऐसी एजेंसियों को इन्वॉल्व करती हैं। और इस बार तो एग्जाम में 4-5 एजेंसियां इन्वॉल्व हैं ताकि किसी के भी सर ठीकरा फोड़ सकें। इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जितना आपका प्रोसेस खुला होगा, उतनी ज़्यादा गड़बड़ियों के चांस होते हैं। इस बार आधार ऑथेंटिकेट एक अलग कंपनी कर रही है, एडिक्यूटी सेंटर्स प्रोवाइड कर रही है। इनका कहना था, जब मैं डायरेक्टर साहब से मिला था हर एक बात पे, तो इनका कहना था कि भाई हमने उन लोगों से वादा लिया था कि वो अच्छा करेंगे। वादा क्या होता है? आपका एग्रीमेंट हुआ होगा कि अगर आप एक दिन में इतना फेलियर हो सकता है। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि लगातार चुप रहने की वजह से, छात्रों के या इस सिस्टम के खिलाफ ना बोलने से इन लोगों को लगने लगा है कि हर समस्या छोटी है। जहाँ 2500 वैकेंसी है, वहाँ ये कह रहे हैं कि 50 से 55 लोग के साथ गलत हुआ इतने बड़े एग्जाम में, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये उसको तोल रहे हैं कि 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ आपकी 2400-2300 वैकेंसी से, कि जहाँ 2300-2400 नौकरी आप दोगे, वहाँ 50 से 55,000 बच्चा इफेक्ट है, तो आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। जब आप जो कह रहे थे कि आपने वर्दी क्यों उतारी, उस समय तो आप जवाब नहीं दे पाए, अभी बता दीजिए जवाब उसका क्या रहेगा। मैं 2016 में मैंने 5 से 6 महीने एक्साइज इंस्पेक्टर था। मैं, वो तो सब इंस्पेक्टर थे, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर था। तो यही जब मैं सिस्टम में गया तब मैंने देखा कि सिस्टम में इतनी खामियां हैं, बाहर हम इतनी सारी चीज़ें छोड़ के गए थे।
तो 2017 में पेपर आउट हुआ था। तो उस वक्त मैंने ये सोचा ही था कि अब सारी चीज़ें इस सिस्टम को ठीक करने में ही लगाएंगे। और 2017 में जब हमने प्रोटेस्ट किया था, आप देखेंगे उसके वीडियोज आज भी अवेलेबल हैं। सीबीआई जांच हमने उस वक्त करा ली थी पूरे एग्ज़ाम सिस्टम की, और वो जो वेंडर था उसको छोड़ना पड़ा था। और तब टीसीएस वेंडर आया था, और 3 साल के बाद 2 साल और रिन्यू हुआ, 5 साल टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया जहाँ पर लीक की खबरें नहीं आई। या तो बहुत छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी, बट अलग अलग तरीके से छात्र के साथ तो अनफेयरनेस हुई, अन्याय हुआ। 2023 में आपने गलत सवाल पूछा और वो मामला कोर्ट तक चला गया, आप फिर भी नहीं सुधरे। आप सोचिए वो 2023 में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसकी ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू आउटकम है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये 2 सवाल या 1 सवाल को चेंज करके रिजल्ट रिवाइज करिए। एसएससी ने नहीं करा और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब वो इसका मतलब क्या है कि आयोग की मंशा भी ये दिखती है कि इन सारी चीज़ों को फंसा के रखो। अब जो बच्चा 23 में सेलेक्ट हुआ वो 24 में भी एग्जाम देगा, कोई वेटिंग लिस्ट तो इनके यहाँ है नहीं। तो क्या हो रहा है कि एक ही एक सीट कई बार ले रहा है बच्चा। दूसरी चीज़, इनका एग्जाम सिस्टम ऐसा होता है कि CHSL, अब जैसे फेज एक्स का एग्जाम हुआ, अगर किसी को फेज एक्स का एग्जाम सही तरीके हो जाता, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर रिजल्ट आके आपको पता चल जाता आपकी ज्वाइनिंग तब हो रही है, तो क्या होता कि बच्चा फिर उस लेवल के और एग्जाम्स नहीं देगा। बट इनके रिजल्ट इतने डिले हो जाते हैं कि बच्चा और एग्जाम में भी बैठ रहा है। CPO का रिजल्ट 2 साल से नहीं आया, अब वो बच्चा फेज भी दे रहा है। अब उसको नौकरी तो एक ही लेनी है, लेकिन बाकी नौकरियाँ वेस्ट हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 100 लोग आपने लिए, 90 ने ज्वाइन नहीं किया तो 10 पुराने वाली सीट से, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से ये पता है कैसे दिखाते हैं काउंट करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी नौकरियां दी। उन नौकरियों की वास्तविकता क्या है, कितने लोगों को मिली हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बार के रिजल्ट में 46 रैंक मिसिंग हैं, पता ही नहीं किसको मिली है वो। इस पे RTI डाल के SSC ने जवाब देने से मना कर दिया कि हम ये नहीं बता सकते। सर एक सवाल ये भी है, जो आपने मामला उठाया 23-24 का, मैं कुछ बच्चों से बात करा तो उनका कहना था कि 23 में गलत मार्किंग ली गई, पैसा भी देते हैं, गलत मार्किंग भी करते हैं, खुद ही वो करते हैं, गलत सवाल देते हैं, पैसा भी हमसे मांगते हैं और रिजल्ट भी नहीं देते हैं। बिल्कुल, ये लंबा प्रक्रिया 2 साल हो गया सर। 23 वाला हाई कोर्ट में जीतने के बाद भी केस चल रहा है। आखिर ये जो गलत मार्किंग वाला सिस्टम है क्या है सर, कि बार बार होता है ये क्या होता है? पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने 12, 13, 14, 15, 16 एग्जाम दिया है। मुझे याद नहीं है कि 12 के एग्जाम में एक भी सवाल गलत था। ये गलत पूछना तब से शुरू हुआ जब इन्होंने बोला कि आप अगर गलत सवाल है तो हमें बताइए, रिप्रेजेंटेशन डालिए और 100 रुपये देंगे। हो सकता है इनकी स्टार्टिंग की मंशा होगी 100 रुपये रखने की, कि कहीं ऐसा ना हो कोई सारे बच्चे सारे सवालों को गलत बताते रहे। इनको लगा यार इससे तो बड़ी कमाई हो रही है, तो 1-2 सवाल गलत आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए। अब हालत ऐसी हो गई कि एक एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत आ जाते हैं। SSC JEE के एग्जाम में एक बच्चा 1600 रुपये दे रहा है, सोचिए। और मैं तो कहता हूँ उसको 1-2 और गलत लगता हो, क्या हम ये बताने के लिए कि आपने कौन सा गलत सवाल पूछा। और बात गलत सवाल की क्या है, आपको पेपर जब आप देने जाएंगे तो उसमें लिखा नहीं रहता है कि कौन सा सवाल गलत है। ये तो नहीं लिखा। मान लेते हैं शुरुआत के 5 सवाल ही गलत हैं, बच्चे को लगता है मैं गलत तो नहीं हूँ। इतना ही तुम्हें पैसा कमाना है गलत सवाल पूछ के। जब मैंने डायरेक्टर जी से सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि आप ये आरोप हम पे मत लगाइए, ये पैसा सरकार को जाता है, इससे रोड बनती है। ये कितना इनकी जो है जवाबदेही और इनके जवाब कितने स्तर तक गिर गए कि ये जवाब दे रहे हैं इन बातों के लिए। इस बार के CGL के एग्जाम में 130 सवालों के 2 पेपरों में 19 सवाल गलत थे, जिनके बाद में मार्क्स टू ऑल भी दे दिया गया बच्चों को। या ये बता दें कि हमें ये सवाल गलत लग रहे हैं, इनके पास भी तो एक्सपर्ट होंगे, बच्चा बताएगा, ये खुद बता दें कि हमें ये 20 सवाल गलत लगे हैं पेपर में। अब आप लोग बताइए कि क्या इन 20 के अलावा भी कोई ऐसा भी कर लो। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ चाहे वो सरकार आपने देखा रेलवे के एग्जाम में बच्चों से 500 रुपये लिए कि 400 वापस करेंगे। 4-5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ। आपको पता है 52% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। उम्र निकल जाती है 4-5 साल में, वो कुछ और करने लगता है। तो ये आपको नहीं लगता कि पैसा कमाने का जरिया है? करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें 52% लोगों का तो 500 रुपये या 400 रुपये भी सरकार लेके ही बैठी है। तो रेलवे आयोग कमा रहा है, SSC गलत सवाल पूछ के पैसा कमा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है। एग्जाम ना करा के पैसे कमाने का एक तरीके से एजेंसी बन गई है। मतलब एक युवा जहाँ सरकार और आयोगों से इस उम्मीद में आया था कि उसको रोजगार मिलेगा, इन लोगों ने उसी को रोजगार का साधन बना दिया। आप तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे थे कि सबका एक होगा, आप नहीं लाए 5 साल, क्योंकि आपको पता है हर आयोग अगर अलग अलग बना के दे रहा है, पैसा कमा के दे रहा है, तो फिर क्या ही जरूरत है। CHSL के एग्जाम का स्तर अगर आप पिछले 4 साल का देखेंगे, MTS का और SSC का प्री का ऑलमोस्ट सेम है। तो जब प्री का ऑलमोस्ट सेम है तो एक ही प्री करा लो,
या तो फिर स्तर बदलो कि एमटीएस का अलग रहे, सीएचएसएल का अलग रहे। अब एक ग्रेजुएट वाला बच्चा अगर उसकी उम्र है तो वो एमटीएस भी दे रहा है, 10th पास वाला एग्जाम, 12th पास वाला भी दे रहा है। आप अगर इस सीक्वेंस में एग्जाम देंगे कि उसको पहले सीजीएल का एग्जाम देने के लिए मिला और मान लेते हैं उसका रिजल्ट आ गया, उसका नहीं हुआ, तभी वो सीएचएसएल देगा। हाँ, ये नया नियम। ये सीक्वेंस या ये सब मैनेज करना कि नौकरी सही लोगों को मिलनी चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताओ, अगर मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे चुनाव लड़के सरकार में आना चाहिए था। सरकार में जिन लोगों को चुन के भेजा है उनको इसीलिए तो भेजा है, पूरे देश को लीड करने के लिए कुछ चंद लोग चाहिए। ऐसा तो है नहीं, लोग हमसे आके सवाल पूछते हैं, मीडिया हमसे आके सवाल पूछता है, आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। ये सरकार को पता नहीं चल रहा होगा, आप बताइए, इतना नेशनल कवरेज हो रहा है, उनका जवाब नहीं आ जाना चाहिए था कि भाई ये सब चीज़ें हमें तो पता ही नहीं, और ऐसा होता नहीं कि पता नहीं है। मैं, भगवान ने चाहा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के इतने बड़े बड़े काले चिट्ठे खोलूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये हम जहाँ अटके हुए हैं 100 रुपये और 200 रुपये में, वहाँ ये कई कई लाख करोड़ के घोटाले हैं जिनके लिए ये सब हो रहा है। कि आयोग भी एजेंसियों को बचाने में लगा है, सरकार आयोगों को भी बचाने में लगी है। अगर चेयरमैन साहब इतने सच्चे हैं, आप अगली बार इंटरव्यू लें तो उनको बोलिए कि साहब आपके 1-2 साल बच्चे हैं, शिक्षक तो ये करें कि आप भी हमारे साथ बैठिए, आपको सिस्टम के बारे में ज़्यादा पता है। ऐसे लोगों को भी साथ आना चाहिए। मैं सरकार के लोगों से या सरकारी विभाग के लोगों से भी ये विनती करता हूँ, हमने नौकरी छोड़ दी, आप भी नौकरी छोड़ के आइए। आपकी तो नौकरी बहुत बची भी नहीं है, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, और इस खराब सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ना कि उसमें शामिल हुई है। जब आप लोग एसएससी के चेयरपर्सन डायरेक्टर से मिले, आपने उनको बताया कि भाई इतने एसएससी के एग्जाम से में समस्या है, उनका क्या रिप्लाई था? क्या उनको नहीं पता ये सब दिक्कत आ रही, टेक्निकल फॉल्ट है? उन्होंने कहा कि हाँ हो रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कमाल की बात है, जैसे आपने उनके, अगर मेरे पहले भी मैंने ये जवाब बताया कि उनसे जब पूछा गया कि 25 तारीख को 24 तारीख वाला पेपर 70% रिपीट हो गया, तो उनका कहना था कि अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। 24 तारीख वाले बच्चों ने, जब 24 तारीख वाला पेपर 25 तारीख वाले बच्चों ने देखा होगा तो उनको लगा होगा अब ये नहीं आएगा, हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज कर दिया। मैंने उनको पूछा कि भाई कोई ऑडिट तो होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम वर्जिन पेपर पूछते हैं। मैंने कहा वर्जिन का मतलब क्या? कि अनटच्ड होता है, चेयरमैन भी नहीं देख सकते पेपर क्या है। भाई ऐसा क्या अनटच्ड पेपर है? और अगर अनटच्ड पेपर है कि आप ऑडिट नहीं करा सकते कि इसमें गलतियां कहाँ हैं, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिसको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं उससे क्या गारंटी नहीं ले सकते कि एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए? वो खुद तो ऑडिट कर सकता है ना, जिससे आप पेपर बना रहे हो। साहब आप मुझे बोलिए 1000 सवाल मैं सुबह से शाम तक नए क्रिएट कर दूंगा, एक भी गलती नहीं होगी। बहुत छोटा आदमी हूँ और ये बात करते हैं गलत सवाल आने की कि ये गलतियां हो गई। या तो आपने ठीक आदमियों से सवाल नहीं पूछ पाए, और साफ साफ मनसा 100 रुपये लेने की दिख रही है ना। आपको अगर ये डर है कि बच्चे हर सवाल को गलत बता देंगे, तो मैं तो कहता हूँ आप 100 रुपये बाद में रिफंड करिए ना बच्चों के। अगर उसने गलत सवाल को गलत बताया है तब तो आपको उसके 100 के 200 रिफंड करने चाहिए। एग्जैक्टली। बताओ क्या आयोग 200 रुपये देगा? आयोग कैसे दे देगा? आयोग को तो सिर्फ सरकारों की जेबें भरनी है। क्या है, ये बहुत ही खराब हो चुका है सिस्टम। और मैं तो लगातार 7-8 सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ और यही सोचता हूँ हर बार कि जितनी बड़ी लड़ाई तो 20% 30% चीज़ें ठीक करा पाऊँ, और उतनी मैं करा भी पाता हूँ। आपको पता होगा 2024 का जब रिजल्ट आया प्री का, मैंने वीडियो जारी करा कि इस रिजल्ट में गड़बड़ियाँ आई, इतनी हाई कट ऑफ गई। बहुत सारे लोग आजकल सरकार को भी बचाने में लगे रहते हैं, वो लोग भी आए कि कोई गड़बड़ नहीं है, इतना तो अच्छा सब चल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि आवाज़ गई, चेयरमैन साहब तक भी गई होगी, बहुत लोगों तक गई, लोगों ने भी माना। मैं लगातार वीडियो जारी करते रहा, और फाइनली भगवान की दया से मैंने ऐसे प्रूफ पकड़े कि इन लोगों ने ओवर एज लोगों को इन कर रखा है। उसमें जो ओवर एज हैं, 30 से 32 साल की उम्र है, उनको इन्होंने 30 साल वाली नौकरी के लिए भी इन कर रखा है। इस पे जब मैंने एसएससी से डायरेक्ट बात की तो उन्होंने कहा इससे क्या मतलब है, 1,65,000 बच्चे हमने लिए हैं, अगर ऐसे थोड़े बहुत ख़राब बच्चे आ गए इसीलिए तो ज़्यादा लिए हैं। आप बताइए क्या इसीलिए ज़्यादा बच्चे लिए जाते हैं ताकि आप बाद में बाहर करोगे, या इसलिए लिए जाते हैं कि प्री एक एग्ज़ाम है, इसमें 1,60,000 सेलेक्ट हुए, अब इसमें से हम टॉप निकालेंगे जो हमें 4,000-5,000 चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है कि 1,65,000 इसलिए लेते हैं कि जिसमें कोई भी आ जाए? तब तो किसी दिन अगर 1,65,000 के 65,000 बच्चे ओवर एज आ गए तब क्या करोगे? तब तो आपको एक भी ठीक आदमी नहीं मिलेगा। तो ये लोग इतने इलॉजिकल जवाब देते हैं। कोर्ट के अंदर ऑर्डर में लिखी हैं इनकी बातें कि ये बोल रहे थे कि ऐसा तो पहले से होता आया है, यानी आप चोरी कर रहे हैं, मैंने आपको पकड़ लिया, आप कह रहे हैं मैं 3 साल से कर रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं करा, यानी आपको इस बिहाफ पे छोड़ दिया जाए। जैसे वो आपने विजय माल्या साहब वाला बयान सुना होगा कि मैं चोर नहीं हूँ क्योंकि मुझसे पैसा वसूला गया, यानी अगर एक चोर को पकड़ के आप उससे पैसा छीन लेते हो तो वो चोर नहीं है। इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं, इनके दिमाग इतने ख़राब हो गए। तो जब वो रिजल्ट वाली बात को लेकर के हम हाई कोर्ट में गए, जिन दुर्गा यादव से आपकी बात हो रही है वही पिटिशनर थे,
हाई कोर्ट ने लंबी डेट दे दी, रिजल्ट एग्ज़ाम पास में था। हम कैट में गए, कैट में हमने 2 दिन इतनी अच्छी बहस की और उसके आधार पे कोर्ट ने कहा कि जो 525 लोग हैं आप इनको अभी मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए, क्योंकि एसएससी ने ये हाई कोर्ट में मान लिया था कि 600 से 700 लोग ऐसे हैं जो ओवरेज आ गए, क्योंकि हमने एज का फिल्टर नहीं लगाया था। ये ऐसी बच्चों जैसी बातें करते हैं कि हम एज का फिल्टर नहीं लगाए। कैट ने तुरंत आदेश दिया, इनको लगा यार इसमें हम बाद में फंसेंगे, तो इन्होंने एग्जाम से एक रात पहले कहा कि रिजल्ट रिवाइज किया, कट ऑफ कम की, 609 और नए लोगों का नाम जारी किया पेपर से एक दिन पहले। सोचो 3 महीने पहले प्री का रिजल्ट आया, बच्चे को पता है उसका प्री नहीं हुआ, वो तैयारी छोड़ देता है कि अब अगले साल देखेंगे। अचानक से पेपर से एक रात पहले ऐसा होता है कि उसका नाम आ जाता है। उसमें से काफ़ी ऐसे लोगों को नौकरी मिली है और मुझे बड़ी खुशी है कि लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। तो अभी सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी हम जो पूरी चर्चा कर रहे हैं उसमें आपने सरकार को भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि सरकार जानते हुए भी कुछ मौन धारण की हुई, कुछ कार्रवाई नहीं करती। लेकिन आपका एक वीडियो और जिसमें आप राहुल गांधी को भी लेकर कह रहे हैं कि विपक्ष से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ना विपक्ष से नहीं है कि विपक्ष, बता रहा हूँ, एक तो कहना है ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे अगर आपने 1-1.5 मिनट का स्टेटमेंट दिया है, लोग उसमें से बीच वाली बात काट के और आपको जोड़ के दिखा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वही चल रहा है। मैंने पहले एक बात राहुल गांधी जी के लिए बोली है कि राहुल गांधी जी को इन सब चीज़ों पे लगातार सवाल उठाए रहना चाहिए जब तक इंसाफ ना मिले। सवाल उठाना इज नॉट द मकसद, मकसद चर्चा में आना नहीं है, मकसद सोल्यूशन का हल चाहिए, प्रॉब्लम का हल चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये वाली बात बोली है। उसके बाद मैंने विपक्ष को बोला है कि इस देश का विपक्ष, क्या विपक्ष का मतलब सिर्फ राहुल गांधी है? अब आप बताइए, बंगाल में विपक्ष कोई और है? यूपी में विपक्ष समाजवादी पार्टी है। तो मेरे कहने का क्या यूपी में एग्जाम नहीं लीक हो रहे हैं या एग्जामों में दिक्कतें नहीं है? मेरे कहने का मतलब देश की विपक्षी पार्टियों से था, वो जिस जिस राज्य में भी हैं, कि आप भी इन चीज़ों पे लगातार आवाज़ उठाइए। जब मैं मोदी जी को ये कहता हूँ कि अकेला एक आदमी थोड़ी सारी चीज़ें देखेगा, आप सबसे सवाल पूछिए, तो उसी तरीके से मैंने विपक्ष के बारे में कहा। मैंने राहुल गांधी सेंटर में विपक्ष है और सेंटर में उनके साथ और भी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है ना। तो मेरा सबसे था कि आप लोगों को तब तक सवाल उठाते रहना पड़ेगा। मेरा राहुल गांधी से नहीं था, मैं राहुल गांधी से तो अभी लास्ट में खुद मिल के आया था और उनसे इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुई कि किस तरीके से, क्योंकि उन लोगों को भी उतने ज़मीनी स्तर की चीज़ें नहीं पता होती जितनी हमें पता होती। तो हमारा ये रहता है कि आप हमारी लड़ाई में साथ दें, सपोर्ट करें और आप भी आवाज़ उठाएं, आवाज़ को बुलंद करें। तो क्या आपके बयान को ट्विस्ट किया गया था? ट्विस्ट किया गया था कि वो ये दिखा, राहुल गांधी की बात के बाद तुरंत वो बात छोड़ के ये दिखा दिया गया है। मैंने बोला है कि विपक्ष की औकात नहीं है, तो लोग ये दिखा रहे हैं उसमें कि राहुल गांधी के लिए बोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देश में कितने विपक्ष हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। क्या और राज्यों में भर्तियां ठीक हो रही हैं? क्या राजस्थान में भर्तियां ठीक हो रही हैं? एमपी में भर्तियां ठीक हो रही हैं? कौन सा एग्जाम ठीक हो गया? तो ये मेरा मतलब था वहाँ पे कहने का। एक सवाल ये भी है कि हमेशा जब भी 19-20 में भी हमने देखा एसएससी का बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था देश भर में, आपको पता ही होगा। लेकिन एक सवाल ये भी कहा जाता है कि जब भी टीचर्स आ जाते हैं बड़े प्रोटेस्ट में, तो कई बार वो बच्चों के मुद्दों को हाईजैक कर लिया था टीचर्स के द्वारा। इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही आरोप लगाया और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं खुद लीड करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि बच्चों का और देश के शिक्षकों को मुझसे बहुत उम्मीद भी है और भरोसा भी है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे त्याग हैं कि मैं 8-9 साल से अगर लड़ रहा हूँ तो वो सच्चे दिल से लड़ रहा हूँ। तो देखिए ऐसी चीज़ें तो आएंगी, कोई भी प्रोटेस्ट देख लेना आप, उसमें कुछ शिक्षक भी आएंगे, कुछ नेता भी आएंगे जो हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। बट मेरी अपनी पर्सनल कोशिश ये रहती है, ये प्लानिंग रहती है कि ऐसा ना हो, और कोई कर रहा है तो आप सबको रोक भी नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें होती रहेंगी, सही बात है, क्योंकि लोग बहुत रेयर हैं जो अपने पर्सनल हितों को छोड़ करके सिर्फ छात्रों के हितों की बात रखते हैं। उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये कई बार हाईजैकिंग हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि मैंने सारे शिक्षकों को पहले आह्वान किया। मैं नहीं चाहता था कि बच्चे आएँ और उस तरीके से वो चीज़ ख़राब हो जाए और सरकार ये कह दे कि ये कोई प्रोपोगेंडा है। इसीलिए हमारी ये कोशिश भी रहती है कि हम विपक्ष को भी जब इन्वाइट करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि ये आंदोलन या ये लड़ाई हमने खड़ी की है। विपक्ष का क्या रहता है जनरली, या बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि हम आ रहे हैं आंदोलन में, अब आप बैठ जाइए, अब हम नेता हैं। हमने इतने सारे शिक्षकों को, बच्चों को बुला करके खड़ा किया, तो इसलिए कि अब आपका भाषण सुनेंगे ये लोग नहीं, आप आके बैठिए ना साथ, तब दिखेगा कि आप बच्चों के हित में साथ आए हैं।
अच्छा। आप सिर्फ जैसे आप देखते हो ज़्यादातर प्रोटेस्ट में क्या होता है, कोई भी नेता आ रहा है छोटा बड़ा, उसको चाहिए आते ही माइक पकड़ा दो, वो 4-5 नारेबाजी करेगा, उसको ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ मैंने अभी तक जितने प्रोटेस्ट किए मैंने ये चीज़ नहीं होने दी है। और मैं उसलिए भी, इसीलिए मेरा उस दिन भी यही शिकायत थी जो लास्ट में नाराज़गी थी कि मैंने यहाँ बच्चों को बुलाया, बच्चे हमारे लिए यहाँ आए हैं या टीचर्स हमारे लिए आए हैं, तो आप आगे खड़े होइए, आप सपोर्ट कीजिए ना, आप पीछे से आप हर तरीके से सपोर्ट करिए। आप इतने दिनों से ये सब चीज़ें चलाते हैं, आंदोलन की क्या व्यवस्थाएं, आप इस पे सपोर्ट करिए, आप परमिशन दिलाने में सपोर्ट करिए। हम माइक पकड़ने में सपोर्ट नहीं चाहिए, उसमें हम लोग खुद एक्सपर्ट हैं। अभिनय सर, एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में एसएससी वाले जो अभी की परीक्षा चल रही है उसमें एडुकेटी और टीसीएस दो कंपनियां हैं। एडुकेटी को मिल गया, टीसीएस ओपोनेंट थी नहीं मिला क्योंकि हाफ कोट किया गया। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं कंपनियों की भी राइवलरी है? जो बड़ा मुद्दा ये बन पा रहा है कि एडुकेटी कंपनी, क्योंकि अभी तक कंपनियों पे नहीं एसएससी पे सवाल उठते थे, लेकिन अब एडुकेटिव सीधे सवाल उठ रहे हैं। आगे जरूर ऐसा हो सकता है कि राइवलरी है इसलिए मुद्दा उठ रहा है, बट अभी तक ऐसा नहीं है। आगे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी एजेंसी आती है तो उसके 5 साल के अपने टारगेट्स होते हैं कि मुझे इस राज्य में भी टेंडर लेना है, उस राज्य में भी टेंडर लेना है। बट मुझे लगता है कि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, तो शायद ऐसा मेरा मानना है कि टीसीएस को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर टीसीएस को ऐसा होता तो टीसीएस शायद एडुकेटी से ज़्यादा लॉस झेल सकती है, और उनको अगर टेंडर लेने का इतना होता तो वो 200 रुपये में भी डाल देते। और ये तो इंटरनल चीज़ें तो इतनी है नहीं, सब पता ही लग जाता होगा कि वो 220 में डाल रहे हैं, हम 370 में डाल रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है ना ये तो, छोटा मोटा भी गैप नहीं है। तो ये टीसीएस भी जानती थी कि अगर कोई कंपनी इस तरीके से डाल रही है तो उसको नहीं मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि आप कोई अगर एक बार किसी ने चोरी की है, मान लेते हैं कि ये भाई साहब हैं और ये किसी के घर पे काम कर रहे थे, इन्होंने 2 साल तक चोरी की और फिर इनको 2 साल की जेल हुई फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इनको अपने घर पे रखूंगा तो क्या मेरा ये सोचना नहीं बनता कि ये एक बार ऐसा कर चुके हैं और ये कई घरों में चोरी कर चुके हैं? तो मेरा यही कहना था कि जब एडुकेटी बैन हुई थी, आज नहीं है, हुई थी एक टाइम पे, यानी कुछ ना कुछ उनकी गड़बड़ें थी, चलो वो पहले की बात हो गई। लेकिन अभी कुछ 2 साल पहले ही व्यापम घोटाले वाले मामले में पटवारी वाला जो एग्ज़ाम था उसमें इनका नाम आया, और भी स्टेट एग्जाम में इनका नाम आया। तो फिर सरकार ने इस चीज़ पे कैसे भरोसा किया? क्या सिर्फ एक ये पैरामीटर था कि ये कम पैसों में एग्जाम करा रहे हैं तो हम इन्हें दे देंगे? और आप देख रहे हैं ना, सबके सामने है कि सरकार का भरोसा तो तोड़ दिया ना एडुकेटी ने। तो क्या जवाब दी है? क्या चेयरमैन साहब और एडुकेटी ने दोनों ने मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं? तो ये गहरी जड़ें, मैंने इसीलिए कहा कि अभी हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसकी कुछ छोटी मांगे हैं जो शायद अभी हम सरकार और आयोग से मनवा लेंगे, बट अगर बड़ी जीतनी है और इस करप्शन को जड़ से मिटाना है जो एग्जाम सिस्टम में हो रहे, तो चाहे हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े और खर्च करिए। आपसे एसएससी की समस्या कई सालों की समस्या नहीं, समस्या हर बार सरकार दावा करती है, एसएससी करता है कि हम सुधार करेंगे। सरकार ने, जैसा आपने कहा, कि एक नया एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया था, लेकिन आज तक एग्जाम शुरू नहीं हो पाया। आखिर इसका जड़ क्या है, उपाय क्या है सर? सरकार की नहीं दिखती, आयोग की मंशा नहीं दिखती, इनका ध्यान यहाँ नहीं दिखता, इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। बात ये है, वरना तो इसके चुनाव कितने शांतिपूर्ण तरीके से करा लेते हैं, आप बताओ। ये क्या करेंगे, सारे शिक्षकों को लगा देते हैं, जो लोग छोटी सरकारी नौकरी में हैं उनकी ये ड्यूटी लगा देते हैं। तो क्या देश के एग्जाम सिस्टम के प्रति सरकार की बेरुखी क्यों है? उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पे भी इतने लोग लगाए जाएं। आप को लेके रहे हो कि पिछले साल एग्जाम दे रही थी, जो लड़की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है आप उसको इन्विजिलेटर बना रहे हो। इन्विजिलेटर बच्चों से खराब तरीके से बात कर रहा है। क्या वहाँ पे सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, जिनको अपनी नौकरी का भी खतरा होगा? लगाई जा सकती है कि नहीं? तो सरकार इस चीज को ठीक करना नहीं चाह रही, इस मैनेजमेंट को सरकार देख नहीं रही, ले रही है। तभी हमने कहा कि सरकार शायद यूथ को वोट बैंक नहीं समझती है। हमने इतनी उम्मीदों से सरकार को चुन के भेजा, और सरकार अगर आज के यूथ के साथ इतना गलत कर रही, जो 30 साल तक इस देश को सेवा देगा। सरकारें तो 4-5 साल की बची हैं, या और 6 साल सरकारें चलेंगी, बट ये तो वो यूथ है ना जो आगे देश का भविष्य कहा जाता है। बट मेरी आपसे भी एक शिकायत है कि जब चेयरमैन साहब ने आपसे ये टीथिंग वाली बात कही थी कि पहली बार है, तब तो आपको उनको कहना चाहिए था कि सर पहली बार का मतलब क्या है? आप 2 साल बाद फिर कोई एजेंसी ले आएंगे बदल के, फिर कहेंगे इसका पहली बार है। अब आप कहेंगे सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ियाँ होंगी कि इसका सीजीएल पहली बार है, इसमें ज़्यादा बच्चे थे। रिजल्ट बनाने में आप सीजीएल बोल देंगे। इस चक्कर में उन बच्चों का क्या जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, उनके तो सपनों को आपने कुचल दिया। तो इस पे आपको चेयरमैन साहब, जब आप नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू लें तो आप लोग
उनको भी क्रॉस क्वेश्चन करें। हम उनकी बात सुनने नहीं जा रहे हैं, हमें तो उनको भी जवाब देना है। चेयरमैन साहब कितने मासूम बन करके जवाब दे गए, मतलब मैं तो हैरान रह गया उनकी बातों से। क्या वो सच में इतने मासूम है? शायद इसीलिए ये सिस्टम की दिक्कतें उनको नहीं दिख रही हैं। एक सवाल ये भी था कि अभी आगे क्या होगा सर? अभी आप लोग एग्ज़ाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं ये एग्ज़ाम जो हो रही है वो रद्द हो, क्योंकि इसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, इतना गलतियां हुई हैं, ये रद्द होना चाहिए? पूरा एग्जाम अगर आप रद्द नहीं कर रहे हो, जैसा इनका खुद का कहना है कि हमारे पास आज इतनी टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर साहब के शब्द बता रहा हूँ, हमारे पास आज इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई है कि हम जिन लोगों के साथ गलत हुआ है या जो लोग गलत कर रहे हैं एग्ज़ाम सिस्टम में, हम उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकते हैं और उन बच्चों को दोबारा री एग्ज़ाम करा सकते हैं। उसके लिए तैयार हैं। ये इनकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इतनी हाई फाई है, वैसे इनका सर्वर नहीं चल रहा है, माउस की दिक्कतें हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि CGL 2024 वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे इस तरीके से परेशान हुए थे, इन्होंने उनका री एग्ज़ाम नहीं कराया। तो या तो ये इस बात की गारंटी दें कि ये जो भी बच्चे थोड़े से भी प्रभावित हुए हैं उनका री एग्ज़ाम हो, ठीक है, इस बात की गारंटी दें। दूसरा, इस बात की गारंटी दें कि अब ऐसे किसी सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं होगा। हम पूरी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हमें 30 दिन का वक्त चाहिए और आगे के हम एग्ज़ाम पोस्टपोन भी कर रहे हैं। तो ये हमारी इंस्टेंट मांगे हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल बस ये सर आपसे, इस प्रदर्शन का आखिरी अंत कहाँ है? क्या ये कितने दिन चलेगा? आखिर आप लोग आगे क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल हमें तो बस ये पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को सुधारना है और हमारी लड़ाई एग्ज़ाम सिस्टम में, मेरी जो अपनी लड़ाई है वो एजुकेशन सिस्टम को भी अपडेट करने को लेकर के। आपने देखा होगा नई एजुकेशन पॉलिसी आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो किताबें मेरे पिताजी ने पढ़ी वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरी उस चीज़ को भी लेके लड़ाई है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अभी बहुत कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। आज ग्रेजुएशन के बाद युवा से, मीडिया से लेकर के हर कोई ये कहता है कि आपके पास स्किल नहीं है। तो ये स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप क्यों उस एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे हैं? तो मेरी तो इन सब चीज़ों के भी खिलाफ लड़ाई है। बट कोई भी बड़ी लड़ाई हो उसमें छोटी छोटी जीतें हासिल करनी पड़ती हैं। देश को आज़ादी मिली, उसमें भी बहुत आंदोलन हुए हैं कि एक आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिली है। तो छोटी छोटी चीज़ें मांगी जाती हैं, फिर वो आवाज़ थोड़े दिन बाद दोबारा उठाई जाती है, ये है। और क्या इस प्रोटेस्ट में आप लोगों का साथ देने के लिए कई ऐसे टीचर्स हैं, इस रेलवे की, बैंकिंग की भी, वो उनकी भी आवाज़ इसमें मिलानी चाहिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं बार बार एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, ना कि सिर्फ SSC, राइट? बिल्कुल, SSC का मुद्दा सिर्फ इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि वो हाल ही में हुआ है। वरना रेलवे सिस्टम में जो मैंने कहा कि लोग 5-5 साल तक एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे, वैकेंसी ठीक नहीं आ रही। ये एक तरफ कहते हैं कि 2.5 लाख वैकेंसी खाली हैं, रेलवे पूरी तरीके से ट्रैक से उतरा हुआ है, लोगों की कमी है, स्टाफ की कमी है, वहाँ प्रॉपर वैकेंसी नहीं आ रही हैं। तो रेलवे सिस्टम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम सिस्टम हो, ये सबकी लड़ाई है। इसीलिए हम DOPT मिनिस्टर साहब से मिले थे। हमने अप्रोच नहीं किया था कि हम चेयरमैन से ही मिले। तो रेलवे के शिक्षक से भी, मैं तो आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप रेलवे वाले शिक्षकों से भी, रेलवे में जो की जड़ें जो खराब हैं या जो रेलवे में निचले स्तर पे जो एक एक चीज़ों को देख पा रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, वो रेलवे वाले शिक्षक बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। हमने भी रखी हुई हैं। तो हमारा ये पर्पज भी था कि DOPT मिनिस्टर साहब से मिलेंगे तो हर एक मुद्दे के लिए मिलेंगे, नॉट फॉर SSC। वो कोई भी ऐसा ना सोचे कि टीचिंग एग्जाम में 7 साल से भर्ती नहीं आई, आपको पता हो। सोचिए, ये लोग टीचर की ज़रूरत क्या है? स्कूल मर्जर कर रहे हैं, स्कूल बदल रहे हैं, जबकि स्कूलों की हालत बदलनी चाहिए थी। मतलब दुख होता है। आज मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमारा टारगेट सिर्फ 1 किलोमीटर पे ठेके खोलना हो गया है, क्योंकि ठेके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आज प्रधानमंत्री साहब गेमर्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि गेम से रेवेन्यू आ रहा है। गेम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गया है, बट उससे हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आगे आने वाले दौर में इस रेवेन्यू के चक्कर में गेम खेलना कंपलसरी हो जाएगा बच्चों को स्कूल में। युवाओं को दारू पीना कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि रेवेन्यू इसी से आ रहा है। जो नहीं पिएगा उसको पुलिस उठा के ले जाएगी। किस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं? क्या एजुकेशन पे आप देखिए ना, बेरोजगारी पे कभी प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात में कोई मुद्दा उठाया हो, कभी कहा हो? आप देखिए कभी उन्होंने, आज ये इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, क्या एक देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि एक ट्वीट के जरिए, या उनके किसी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि एक ट्वीट के जरिए वो ये बात बता सकें कि जो हुआ है गलत हुआ है और हम इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित हैं यहाँ पे यही नहीं पता है। आप देखेंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं जो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, स्कूल की छत गिरने पे जिम्मेदारी लेने से पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से बनवा दूं, क्योंकि यहाँ सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लोगों की एक मुझसे बड़ी शिकायत रहती है कि मैं मोदी जी के बारे में ही बोलता हूँ। अब एक शिक्षा मंत्री अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो तो ये कह दे रहा है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर कोई, रेल मंत्री साहब का कोई बयान सुनिए, हर एक लाइन में
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे यहाँ जा रही है। अरे भाई, रेलवे का नेतृत्व आपको दिया गया है, उस नेतृत्व की बात करिए। वो अभी कभी आपने जिम्मेदारी लेते हुए देखा है कि ये रेल पलट गई, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ? सबसे ज़्यादा पिछले 5 साल में रेल की घटनाएं आई हैं। बताओ आप, रेल में कैसे वो युवा भर भर के जाता है। आप इतनी दूर सेंटर डाल रहे हैं, तो क्या आपने युवाओं के लिए कोई रेल रिजर्व कर दी है? कैसी कैसी तस्वीरें वायरल होती हैं। तो बहुत अत्याचार इस देश के युवाओं पे हो रहा है और सरकार ये भूल बैठी है। सरकार के जो दिमाग में ना एक चीज़ आ गई है कि हम जीत के आए हैं, हम सही कर रहे हैं। भैया, आप जीत के आए हो, आपको 100% वोट नहीं मिला है। जीत और सारी वोटों में बड़ा अंतर है। आप ये समझिए कि आपको अगर 30, 35, 39% वोट मिला है, तो 60% लोग ऐसे भी हैं जो आपकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। तो उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए, ये समझा जाए। जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में बैठने के लिए कोई 545 MP थोड़ी चाहिए। आप सत्ता में हैं, इसका मतलब आवाज़ उठेंगी, आपको उनको दबाना नहीं है, उनको भी सुनना है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबने विपक्ष को भी सुना है न। आजकल तो ये हो गया है कि मानसून सत्र में अगर कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है तो उसको सिर्फ मजाक में टाल दिया जाता है, उसकी रीलें बन जाती हैं, बस वो निकल के आती हैं, वायरल हो गई, इसने इतना अच्छा बोला, उसने इतना अच्छा बोला। अरे अच्छा बोला, सवाल उठाया, सोल्यूशन किसने दिया? भैया, उनकी भी रीलें लाओ अब कि ये इसने आवाज़ उठाई है तो इस पर सोल्यूशन ये है। अभिनय सर, आखिरी सवाल खत्म कर दो, क्योंकि कैमरा पर्सन और आपको भी दर्द हो रहा होगा, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं इस तरीके से। बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि समय की कमी है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा समय की कमी है और इस लड़ाई को बहुत जल्दी बच्चों के लिए मांगे मनवा के लेके आना है, तो बहुत बैक टू बैक भागा दौड़ी चल रही है। आपका भविष्य क्या है? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? एज ए टीचर ही या कुछ और? बड़े कमाल की बात। देखिए, मेरा भविष्य इतना है कि मैं ऐसे ही आवाज़ उठाता रहूँगा बीच बीच में, फिर चीज़ें ठीक होंगी, फिर मैं अपना पढ़ाने पे लग जाऊँगा। ये लोग सब राजनीति करें और अच्छी राजनीति करें। आवाज़ पढ़ाते हुए ही उठाएंगे या कुछ और? हमेशा पढ़ाते हुए उठाऊँगा, और हो सकता है कि पढ़ाने के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊं और फिर आपको इंटरव्यू लेने के लिए कभी आना पड़े तो आप ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में मैं आपको मिलूंगा। मेरा यही भविष्य है। बहुत सारे लोगों को शायद ये गलत फहमियाँ, जो लोग दूर से देख रहे हैं, पर्दे के उस पार से नहीं समझ पाते हैं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ आज मैं किसी भी पार्टी से, क्या लगता है कि लोग मुझे अप्रोच नहीं करते, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, यहाँ से ऐसा कर लीजिए। अगर मैं यही कर लेता हूँ तो मुझ में और हार्दिक पटेल में क्या अंतर रह गया? मुझ में और कन्हैया कुमार में क्या अंतर रह गया कि मैं एक वक्त तो देश की आवाज़ उठा रहा था। अभी रूलिंग पार्टी कांग्रेस आ जाएगी, देखिए कन्हैया कुमार कितनी आवाज़ उठा पाएंगे। आज हार्दिक पटेल साहब वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे ना। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि राजनीति में आऊँ, और पता नहीं कभी अगर ऐसा मन बदल गया, आ गया, तो मेरा किसी पार्टी की लिए राजनीति नहीं होगी। चाहे मैं इकलौता संसद में जीत के पहुंचूं तो वो भी मैं सिर्फ बेरोजगारों की, यूथ की आवाज़ उठाने के लिए जाऊंगा। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करके अपने विचारों को, अपने दिमाग को गुलाम बनाना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।